हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं सूर्यभान सिंह राजपूत और मेरे साथ है प्रवीण सर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फिजिक्स के अंदर कैसे हम अप्रोच करें बचे हुए 3 या 4 दिन में, और कौन कौन से चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है और उनके टॉपिक क्या क्या है बच्चों, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि भाई जो चैप्टर्स हैं हमने उसका गहन अध्ययन करके ये पता किया है कि भाई किन एरियाज से ज्यादा सवाल आते हैं। क्लियर है क्या मेरे बच्चों? तो अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी जो बचा हुआ समय है उसको आपको यूटिलाइज करने के लिए फिजिक्स के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं आपसे तो इन चैप्टर, जो भी हम चैप्टर अभी डिस्कस करेंगे, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। इन चैप्टर्स को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, डेप्थ एनालिसिस करके आपको बताने वाले हैं कि भाई इनके अंदर से आप कौन कौन सा टॉपिक कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो साथ में हम आपको बता दें एटीपी स्टार लेके आया बच्चों आपके लिए आरबीसी 3.0। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है प्यारे बच्चों जिनको अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे देंगे सेकंड अटेम्प्ट के लिए, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि एडवांस तक की प्रिपरेशन के लिए बैच आपके साथ रहेगा। तो कृपया करके जल्दी से जल्दी भाई एनरोलमेंट स्टार्ट कर दीजिए। 2 बैच से ये हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 2 मार्च से। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं क्लास 11th की। सबसे पहली बात करते हैं बच्चों क्लास 11th की। तो क्लास 11th का सीन छोटा ऐसा है कि भाई आपको ये जो चैप्टर रखे हुए हैं बोर्ड पे, आपको इसी तरीके से रिवीजन करना है। ठीक है मेरे बच्चों, तरीका यही होना चाहिए। सबसे पहले आप एचएनटी, सबसे पहले किसके लिए प्रिपरेशन करें? आप एचएनटी के लिए करें बेटा। क्यों ऐसा बोला गया देखिएगा ध्यान से। इसको इसलिए बोला गया ऐसा क्योंकि भाई एचएनटी के अंदर ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, दूसरा वेव्स का रिवीजन करें। तीसरा देखिए क्या होता है, कई बच्चों का जो सीए वाला पोर्शन होता है, मैकेनिक्स वाला पोर्शन, इनसे आप थोड़ा सा टच में रहते हो, थोड़ा सा इजी रहता है। इनको अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, हमको अभी ऐसे चैप्टर पढ़ने हैं जिसमें अपनी फॉर्मूला ग्रास्पिंग और तेज हो जाए। क्लियर है कि नहीं? क्यों प्रवीण सर, सही कह रहे हैं? तो प्रवीण सर आपको बताएंगे कि भाई ये तो मैंने बता दिया चैप्टर का ऑर्डर, प्रवीण सर अब आपको बताएंगे इन चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से एरियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज प्रवीण सर। हाँ जी बच्चों, तो देखिए यार, सबसे पहली बात तो जो सूर्यभान सर ने आपको बताई है कि हमने इस चैप्टर का सीक्वेंसिंग इस तरीके से क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो चैप्टर्स हैं ये वो चैप्टर्स होते हैं जिनके साथ हमारा रेगुलर टच होता है, हमारा रेगुलर इनके सामने आमना सामना होता रहता है हमारे पास, है ना। लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जो हमसे थोड़े से दूर होते हैं, हमसे नाराज होते हैं, है ना। तो पहले हमको इनको मनाना है और उनके बाद फिर इनको करना है। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले सूर्यभान सर ने आपको क्या बताया कि आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले करना है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यार इनसे क्वेश्चंस फिक्स है कि आएगा ही आएगा, और यहां पर हम लोग इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और कम टाइम में हम उन टॉपिक्स को कर पाए। ठीक है, तो देखो यार थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या करें सबसे पहले कि ग्राफ का कन्वर्जन कैसे होता है वो आपको सीख लेना है ना। जैसे आपको पीवी डायग्राम दे दिया सर और मैं आपसे पूछूं सर बताओ वीटी डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो हमें आना चाहिए। बात समझ गए आपको? तो एक तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए, दूसरा फिर आपको हीट कैलकुलेशन कैसे की जाती है। एक साइकिल आपको दे दिया जाता है और उस साइकिल में आपको वर्क डन कैलकुलेट करना, हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अप्लाई करना, वो आपका आना चाहिए। इसके अलावा आप क्या करें कि जो हीट इंजन वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है वो भी आप पढ़ लीजिए, तो उससे आपका थर्मोडायनेमिक्स कवर हो जाएगा। ठीक है सर, इसके बाद हीट ट्रांसफर की अगर अपन बात करें तो हीट ट्रांसफर में सर क्या पढ़ना चाहिए आप मुझे बताइए। मुझे ऐसा लगता है सर हीट ट्रांसफर में सबसे पहले कंडक्शन इन अ रॉड वाली जो प्रॉब्लम है बेटा, अगर क्या कर दें अपन 3 रॉड्स को 4 रॉड को इकट्ठा कर दें तो भाई उनके अंदर कंडक्शन कैसे होता है, सबसे पहले तो ये। दूसरा न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, भाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सेम फॉर्मूला बेस पुटिंग करो और आप एवरेज न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, अब देखो यार नेक्स्ट जो है ना वो है वेव्स और एसएचएम। देखो यार एसएचएम में जनरली ना फेजर वाली प्रॉब्लम्स आप कर लेना, है ना। फेजर वाली प्रॉब्लम्स अगर आप कर लेते हैं तो उससे आपका काम बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बन जाएगा आराम से। ठीक है, अब अगर बहुत ज्यादा धांसू क्वेश्चन आ गया तो सर उसका तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो आप क्या करें, फेजर वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उनको आप छोटे टाइम में, कम टाइम में कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है। एक कंपाउंड पेंडुलम वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी कर लीजिए। ठीक है, बात करते हैं वेव्स के बारे में। वेव्स में यार देखो एक तो सोनोमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सोनोमीटर का एक्चुअली डायरेक्ट उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, उसी के जैसा क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो सोनोमीटर आपको करना है। उसके अलावा ऑर्गन पाइप जो है साउंड वेव्स के अंदर वो भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन पाइप के पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट, बिल्कुल सही, डॉपलर इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको कर लेना है। तो क्या क्या पढ़ना है? ऑर्गन पाइप, डॉपलर इफेक्ट और सोनोमीटर, ये आपका साउंड वेव्स प्लस स्ट्रिंग वेव्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा नेक्स्ट क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो अब सर आपको बताएंगे कि सेंटर ऑफ मास में क्या पढ़ना चाहिए। देखिए तो देखिए बच्चों क्या है, एसएचएम के अंदर एक टॉपिक और है बेटा जो स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करके अपन को नेट टाइम पीरियड पूछता है। ठीक है, या फिर बीच में एक स्प्रिंग होती है, दो तरफ ब्लॉक होता है, इसमें टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के आता है। क्लियर है क्या?
वो वाले फॉर्मूले की एकदम प्रैक्टिस फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, तो प्रैक्टिस क्या ही करना, ठीक है। तो एक प्रकार से वो वाले प्रॉब्लम भी आप बच्चों बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं अपन सेंटर ऑफ मास और रोटेशन की। तो मैं बताता हूं बच्चों, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन में, रोटेशन मतलब स्पेसिफिकली किस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन, ठीक है। इनमें कैविटी प्रॉब्लम बेटा अच्छे से देख लेना, वापस से कैविटी प्रॉब्लम एकदम अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्योंकि सिंपल वाले तो हो जाते हैं भाई, यहां पे रखा है कोऑर्डिनेट दे रखे हैं भाई, सेंटर ऑफ मास निकालना, खटाक से निकाल लेते हैं। कैविटी प्रॉब्लम ध्यान से देख लेना, सेम यही चीज, ध्यान सुनिएगा, सेम यही चीज इलेक्ट्रोस्टैट में भी फॉलो होगी। तो कैविटी प्रॉब्लम किसी भी एरिया से आता है, पूरा का पूरा कैविटी प्रॉब्लम आपको बनना चाहिए। कहां कहां एरिया में आपको बता देता हूं, सेंटर ऑफ मास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैट्स में। क्लियर है क्या? तो कैविटी प्रॉब्लम्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आगे चलते हैं, ये जो है फ्रिक्शन, सीएम और काइनेमेटिक्स। बच्चों देखो, ये सब ने आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा, और मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, जब भी रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं तो पहले चैप्टर से उठा लेते हैं। नहीं, आपको रिवीजन ये ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। और इनको पढ़ने के लिए मैं सबसे अच्छा तरीका बताऊं प्यारे बच्चों, सबसे अच्छा तरीका बताऊं, सर्कुलर मोशन का रिवीजन कर लो और फ्रिक्शन का रिवीजन कर लो, आपको अपने आप काइनेमेटिक्स की फील आ जाएगी, वर्क पावर एनर्जी की फील आ जाएगी, ठीक है। और काइनेमेटिक्स में आते हैं अपन, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ग्राफ, सबसे ज्यादा है ग्राफ। दूसरा आता है फंक्शन, कि भाई अगर ए एज अ फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, वी कैसे निकालेंगे, एस निकालेंगे, ये। और दूसरा ग्राफ, ठीक है। तो ये पूरा 11th इन अ नटशेल हमने आपको कवर अप करा दिया बेटा। अब ध्यान सुनिएगा, कुछ चैप्टर बचते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स बचता है जैसे, ठीक है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी बचता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो बर्नौली थ्योरम वाली जो सर प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको बिल्कुल वो देख लेना चाहिए, एक बार गो थ्रू हो जाओ बर्नौली थ्योरम से, ठीक है। और सोप बबल वाले जो टेंशन वाले जो कुलीज होकर एक नया बबल बनाते हैं, वो उसमें सरफेस टेंशन आप सीख सकते हो, ठीक है। और विस्कोसिटी में टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये 3 चीज आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इन अ नटशेल आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है क्या। ये 4 चैप्टर एकदम फिंगर टिप्स पे कर लो और सारे फॉर्मूले का एक फ्लो चार्ट बना लो भैया, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का, ठीक है। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो बात करते हैं 12वीं क्लास की, किसकी बात करते हैं बच्चों, 12वीं क्लास की, ठीक है। तो वापस से अब आपको सर बताएंगे कि भाई शुरुआत के कुछ चैप्टर सर से अपन डिस्कस करते हैं कि सर क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। प्लीज प्रवीण सर। हाँ जी भाई, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न फिजिक्स। सर ये तो सबसे लास्ट में आता ना, लेकिन हमने पहले क्यों लिख दिया इसको? सर हमने इसको पहले इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप बहुत कम समय में बहुत अच्छी एफिशिएंटली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वो चैप्टर शॉर्ट करना है जहां से अपना कन्वर्जन रेशियो एटलीस्ट 80 से 90% आए, और ये उन्हीं चैप्टर से आएगा जो एकदम फॉर्मूला बेस्ड होंगे। क्लियर है बच्चों? हाँ जी। तो यार देखो, सबसे पहले अपन ने लिखा है मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में जो चैप्टर्स, वैसे 4 या 5 चैप्टर्स आते हैं, सब लोग जानते हैं इस बात को तो, लेकिन उनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा किस में से हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और न्यूक्लियर फिजिक्स। ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और आते भी है, हम सब लोग जानते हैं भाई इस बात को तो, है ना। तो यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वो है ग्राफ, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ ग्राफ बनते हैं, ओके। और वो ग्राफ अगर आपको आते हैं तो क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी एक सिंपल सी इक्वेशन है बेचारी, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसमें तो बस आपको याद रखना है, उस इक्वेशन को न्यूमेरिकल में अप्लाई कर देना है। बात समझ गए? अब बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। न्यूक्लियर फिजिक्स में यार देखो, एक तो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट हो गया और एक उसके पहले वाला पार्ट हो गया, है ना, जिसमें मास डिफेक्ट वगैरह आपके सामने होता है। तो यार मास डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आपको कर लेना है, पहली बात, ओके। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन करेंगे मास डिफेक्ट के ऊपर तो थोड़े कैलकुलेटिव होंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स का जो क्वेश्चन आता है थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, डेसिमल के 4 या 5 पॉइंट तक उनकी कैलकुलेशन जाती है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो आपको पूरे पेशेंस के साथ वो कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और पूरे पेशेंस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी में एक फॉर्मूला होता है ना, n = n0 e⁻ λt। उसके ऊपर कुछ 2-4 न्यूमेरिकल कर लीजिए तो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ जी। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। यार ऑप्टिक्स में देखो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, वैसे तो ऑप्टिक्स बहुत बड़ी ब्रांच है, उसको पढ़ोगे तो आप 2 महीने आराम से निकाल सकते हो, है ना। लेकिन आपको हम केवल वो टॉपिक्स बता रहे हैं जो कि आप कम दिनों में भी अच्छे से कवर कर सके। बात समझ में आई? तो ऐसा कौन सा टॉपिक है सर? यार देखो, आप एक तो लेंस और मिरर और उनके कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन कर लेना। एक तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है, एक मिरर इक्वेशन होती है, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स कर लीजिए, और उनके कॉम्बिनेशन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स बनती है, बिल्कुल वो प्रॉब्लम्स आप कर लीजिए। तो कम टाइम में आप इनको करेंगे तो हो सकता है बहुत ज्यादा चांस है कि आपका क्वेश्चन फंस जाए इसके अंदर से। इसके बाद यार देखो, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पता है हमें क्वेश्चन के अंदर जो मार्क्स होते हैं ना, वो
एग्जामिनर से छीनने पड़ते हैं। अब देखो आपके साथ भी हो सकता है ऐसा हो रहा हो कि आपके मार्क्स भी ना फिक्स हो गए हों। सर बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन रहता है, सर 75 में से मेरे मार्क्स मान लीजिए 40 ही फिक्स रह गए, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहे। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों। इसका कारण आपने अगर कभी ध्यान से देखा हो तो इसका कारण ये होता है कि हमारा मेन ध्यान होता है मैकेनिक्स पर और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर। हम उन टॉपिक्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं जो बाकी के हैं। ओके और वही जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम छोड़ देते हैं उनको, और उनको छोड़ने की वजह से हमारे उन क्वेश्चंस के मार्क्स या उन टॉपिक्स के जो मार्क्स थे वो कभी आ ही नहीं पाते। ओके इसलिए आपको उन टॉपिक्स पर नजर डालनी है जो हमारे अनटच्ड होते हैं और जिनसे क्वेश्चंस आते हैं रेगुलरली, और उन्हीं टॉपिक्स में से एक है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो इनके ऊपर आप 4 फॉर्मूले हैं सिंपल, उन 4 फॉर्मूलों को रट लीजिए अच्छे से, हर एक के ऊपर एक एक 2-2 प्रॉब्लम कर लीजिए, जो पीवाईक्यूज लास्ट ईयर में आए हैं वो कर लीजिए, आपका काम आराम से बन जाएगा। ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो वाईडीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाईडीएससी अगर आपको सिंपल वाला आता है और एक स्लैब रखने की वजह से जो पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है वो आप कर लेंगे तो सर आप तो वाईडीएससी बहुत अच्छे से सीख गए, ये समझ लीजिए। ठीक है भाई। इसके बाद एक और है पोलराइजेशन के अंदर जो मालूस लॉ आता है ना, उसके ऊपर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है भाई, वो कर लेना। अच्छा इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताना चाहूंगा जो है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ओके उस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के ऊपर एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो कर लीजिए तो आपका ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इतने टॉपिक्स आप कर लें, पूरा ऑप्टिक्स पढ़ने की आपको फिलहाल जरूरत नहीं है, टाइम कम है, और इसलिए आप जो जो टॉपिक्स आपको बताए जाने उतना कर लीजिए तो आपका काम आराम से बन जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं देखो सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन, तो सर क्या पढ़ना चाहिए मुझे आप बताइए जरा। अभी एक्चुअली क्या ना बहुत हॉट टॉपिक बन चुका है, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुका है। पर एक चीज और आप ये सोचिएगा कि इस हॉट टॉपिक में से क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है भाई लॉजिक गेट, ठीक है ना। विदाउट अ मिस लॉजिक गेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लॉजिक गेट्स इजी भी बहुत है यार, इजी भी बहुत है भाई। तेरे को बस एक डी मॉर्गन्स थ्योरम पता होनी चाहिए लॉजिक गेट सॉल्व करने के लिए, खट से तू आंसर निकाल सकता है। ठीक है बिल्कुल एकदम 1 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 0 + 0 0 होता है, ऐसे मल्टीप्लाई वाली भी आपको सब पता है। तो बहुत ईजी बेटा, इसको छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको तो एकदम पटक के खत्म कर देना है इस सवाल को, लॉजिक गेट को। ठीक है। अब आए डोपिंग। ठीक है भाई कि भाई NH × NI² के बराबर होता है, इस पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं कम्युनिकेशन में सिर्फ 2 चीजें भाई, एक एंटीना हाइट पे प्रॉब्लम बनती है, ठीक है क्या, D² = 2RH, ठीक है, और दूसरा AM पे बनती है। AM में मैं आपको बोलूंगा बेटा, आप लोग AM के ना कुछ फॉर्मूले एकदम रट लो यार भाई, एकदम रट लो। ठीक है ना। सबसे पहले इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स का क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है AM की m² / 2 + m², where m is the modulation index। इन्हीं 2 फॉर्मूले पे भाई ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, भाई साहब ये जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके साथ एक कैपेसिटर अटैच कर सकते हैं। ये फोकट के नंबर रखे हैं, एकदम फोकट के नंबर होते हैं, एकदम इजी सवाल पूछते हैं, लेकिन हाँ स्टिक टू बेसिक्स, एकदम स्टिक टू बेसिक्स। आपको KVL KCL एकदम अच्छे से लगाते आना चाहिए, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, गैल्वेनोमीटर एंड पोटेंशियोमीटर एकदम रख डालो भाई, एकदम रट डालो। क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियोमीटर। ठीक है। पोटेंशियोमीटर में भी खासकर वो वाला केस का जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना होता है, R टाइम्स ऑफ L1/L2 - 1। क्लियर सर। वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है। ये 3 चीज एकदम टिप्स पे रखने का है। आगे चल इलेक्ट्रोस्टैट्स में आते हैं छोटे, तो इलेक्ट्रोस्टैट का क्या सीन है देखना, वायर और आर्क का जो कॉम्बिनेशन है, मैग्नेटिज्म में भी याद रखना है, दोनों फॉर्मूले याद रख लेना भाई, वायर और आर्क वाला कॉम्बिनेशन, दोनों फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैट के लिए भी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए। ठीक है। उसके बाद स्फीयर वाले, मतलब गॉस लॉ से स्फीयर जो डिराइव होता है पोटेंशियल। और एक बात याद रखो, चार्ज वाले सवाल, समझे क्या, कि मतलब कंसेंट्रिक सेल्स रखे हैं, ठीक है, पहले और दूसरे को कंबाइन कर दिया, तीसरे को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, तो चार्जेस क्या बचेंगे, उस टाइप की एक बार प्रॉब्लम कर लेना, आपको एक ब्रॉड एस्पेक्ट पता चल जाएगा कि पोटेंशियल कैसे लिखते हैं किसी स्फेरिकल सेल का। क्लियर है क्या। और डाइपोल, भाई तो डाइपोल यहां पढ़े हुए हैं आप लोग, तो आपको मैग्नेटिज्म में ही बहुत फायदा होगा, डाइपोल यहां पढ़ोगे तो मैग्नेटिज्म में ही बहुत फायदा होगा। सेम फॉर्मूला है भाई, वहां पे भी क्या होता है, Kp/r³ और Km/r³ बन जाता है। ठीक है। और या फिर 2Kp/r³ और 2Km/r³ बन जाता है। तो इससे, और यही तरीका, ठीक है, वापस से ये ऑर्डर लिखने का हमारा तरीका यही है कि भाई आप ऊपर वाली चीजें तो एकदम याद करके फिक्स कर लो। ठीक है। क्योंकि नीचे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे की तरफ। कैपेसिटर में वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक वाले प्रॉब्लम बड़े भाई आजकल,
लास्ट ईयर भी पूछा था, ठीक है। वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक वाले, इनको थोड़ा सा देख लेना बेटा ना, ये थोड़े से उटपटांग होते हैं, वैसे कायदे से पूछना नहीं चाहिए मेंस के हिसाब से, पर ठीक है अगर वो पूछ रहे हैं तो इनको करने का एक और तरीका होता है, क्या आप ऑप्शन से जाइए क्वेश्चंस पे, ठीक है। आपके इक्वल टू 1 पुट करके देखिए क्या आपका आंसर एब्सोल्यूट नॉट ए बाई डी आ रहा है कि नहीं। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं पर इसको अच्छे से करिए, ठीक है। और हीट और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की तो लोड ही नहीं है भाई, जैसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था वैसे ही यहाँ कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हीट डेवलप निकाल लेना भाई, हीट डेवलप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब बात बताएंगे सर आपको एमईसी, ईएमआई और एसी के बारे में। सर प्लीज आप बताइए सर। यार देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट लगभग एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, फिक्स है। ओके, अब इसमें चैप्टर बड़ा है लेकिन आसान भी है एट द सेम टाइम। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर पूरा चैप्टर अगर पढ़ सकते हैं, टाइम है तो पढ़ लो, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और उस कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना है। तो आप क्या करें भाई, एक वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कर लो, आर्क की वजह से कितना आता है वो कर लो, और फिर इनके कॉम्बिनेशन की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है किसी भी पॉइंट पर वो कर लीजिए। ओके, इलेक्ट्रोस्टैट और यहाँ दोनों जगह, इलेक्ट्रोस्टैट और यहाँ दोनों जगह आर्क और वायर आना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली सर ने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद आप क्या करें, देखो आप यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब एक चार्ज का मोशन होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, तो वो फॉर्मूले और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपको आना चाहिए। फिर एक और आता है भैया एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ में भी आप क्या करें, दो चीजें पढ़ लें, सोलेनोइड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है, और दूसरा एक सिलेंडर के अंदर जब अपन करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, सरफेस पर कितना आता है, बाहर कितना आता है। क्लियर है, इतना पढ़ लीजिए, आपका एमईसी कंप्लीट हो जाएगा भाई। इसके बाद देखो बेटा ईएमआई, बेटा ईएमआई को आप ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर है। ओके, अब इसमें एग्जामिनर चाहे तो कभी भी अपनी वो आराम से ले सकता है अच्छा क्वेश्चन दे करके। तो अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप आराम से कर दोगे, और अगर नहीं हुआ तो उसके ऊपर टाइम खर्च ना करें, अगले क्वेश्चन पर चले जाएं। तो अब हमें अगर ईएमआई में क्वेश्चन पढ़ना है कम टाइम में, तो आप क्या करें, मोशनल ईएमएफ पढ़ लो और उसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लीजिए थोड़े बहुत, उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसमें बच्चों थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है ना, कि भाई अगर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में गिरा दिया तो एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ को एक बार आपने अच्छे से किसी टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ा हो, आपने नोट्स पढ़े हो, तो थ्योरी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा बजाय सवाल पे। क्लियर है क्या? हाँ जी। तो मोशनल ईएमएफ में के अंदर एक और टॉपिक होता है कि एक रोटेटिंग कंडक्टर है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में चला रहे हैं तो उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ओके, तो वो फॉर्मूला, और एक सिंपल स्ट्रेट कंडक्टर है उसको अपन लीनियर मोशन करवा रहे हैं तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उतना कर लीजिए बस, कम टाइम में, किस्मत होगी तो इसी में से सवाल फिक्स बैठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है भैया एसी। एसी के अंदर वैसे तो देखो सर, आपको कैसा लगता है एसी चैप्टर? मुझे तो आसान लगता है यार, बहुत ही आसान चैप्टर है यार भाई, बहुत ही आसान चैप्टर है सर। इसमें मैं बताता हूं आपको एसी को अप्रोच करने का तरीका क्या है भाई। एक सीरीज आरएलसी कर ले बस, तू तेरे को आरएल आरसी करने की जरूरत नहीं है, एक सीरीज आरएलसी कर ले, और जब कैपेसिटर नहीं होगा तो कैपेसिटर वाली टर्म हट जाएगी, इंपेडेंस निकालना आना चाहिए, बस टोटल इंपेडेंस निकालना आना चाहिए। क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है बेटा प्यारे बच्चों, ये हो जाता है प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? बस आपको इंपेडेंस निकालते आना चाहिए। एक बार आपने इंपेडेंस निकाल लिया तो आप इसका कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो। पावर फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, cos फाई क्या होता है, आर बाय जेड होता है, tan फाई क्या होता है, और रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है बेटा अगर एलसी सर्किट होता है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही शानदार लगा हो और आप अपनी पढ़ाई एकदम बूम बूम तरीके से चालू रखिए बच्चों, और लोड नहीं लें, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, ठीक है ना। पेपर आप एकदम अपने इत्मीनान से दे के आए, ठीक है। आपके पास और अटेम्प्ट भी आने वाले हैं, क्लियर है कि नहीं। तो पहले अटेम्प्ट में ना लोड नहीं लेना कि यार बहुत सीरियस हो रहे हैं सर, बच्चे बहुत लोड ले लेते हैं, और आने के बाद आप पढ़ाई बंद नहीं करना, ठीक है, कंटिन्यू करना, ठीक है, जिद्दोजहद मारते रहो। ये एग्जाम क्या, दुनिया में आप कोई भी चीज जीत सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।